MSc फाइनल जर्नल पेपर इकोलॉजी एंड इथोलॉजी में से इकोलॉजी पार्ट के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑडम ने इकोसिस्टम्स को जो कंपोनेंट्स थे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर इकोसिस्टम्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। तो दो प्रकार के कंपोनेंट्स बताए थे ऑडम ने, ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट जिसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, सोलर एनर्जी का फिक्सेशन करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का सिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स ऑडम के अकॉर्डिंग हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इसके अंदर डीकम्पोजर्स इंक्लूड किए थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, प्रमुख रूप से बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये क्या कार्य करते हैं? यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट, एंड डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और फूड मटेरियल्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑडम ने जो क्लासिफिकेशन दिया था इकोसिस्टम के, जो कंपोनेंट बताए थे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट, जो कार्य से संबंधित होते हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर ये कंपोनेंट्स बताए थे। बाद में स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर, संरचना के आधार पर, इकोसिस्टम की संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स दिए गए। ये पहले मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझा देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स, जो कि संरचना के आधार पर बताए गए थे। ये दो प्रकार के हैं, एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स।
और जो दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और थर्ड वन है फिजिकल क्लाइमेट, फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसको फिजिकल क्लाइमेट भी कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ये तो एक चार्ट के रूप में हमने बताया था कि इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे सबसे पहले लेंगे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाम से पता चल रहा है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग नहीं होते, अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इनमें सबसे पहले हम लेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थ। इनका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और इनके कंपाउंड्स, जैसे इन सब के कंपाउंड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फोरस या फॉस्फेट्स। तो ये जो नेचर में या तो फ्री रूप में, मुक्त अवस्था में मिलते हैं, फ्री रूप में रहते हैं, और कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं एलिमेंट्स। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट्स की श्रेणी में आते हैं। और ये यहाँ तो पानी में पाए जाते हैं डिसॉल्व अवस्था में, या सॉइल में भी पाए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनको रिसाइकल किया जाता है। सॉइल एंड वाटर दोनों में ही उपस्थित हो सकते हैं। वाटर में डिसॉल्व स्टेज में भी, डिसॉल्व अवस्था में पाए जाते हैं, और यहाँ फिर ये मिट्टी में, पानी, मृदा में, सॉइल में पाए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिसाइकलिंग होती रहती है इनकी। बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा ये रिसाइकल किए जाते हैं। दूसरे हैं इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनमें कार्बन एक एलिमेंट उपस्थित होता है, कार्बन तत्व उपस्थित होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो यह भी कई प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स,
और ह्यूमस के जो मटेरियल्स होते हैं। तो ये हैं ही मुक्त अवस्था में भी ये पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त इनमें जो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स में भी उपस्थित हो सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके अलावा ये है क्लोरोफिल, एवं एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो फिजिकल क्लाइमेट है, फिजिकल क्लाइमेट में सभी भौतिक कारक जो किसी न किसी रूप में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, सभी फिजिकल फैक्टर्स। तो इनमें जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा सब फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। वाटर, बायोटिक फैक्टर्स अगले हैं। बायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बायोटिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लिविंग जो जैविक होते हैं जिनमें लाइफ होती है, लिविंग कंपोनेंट्स। इनमें सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और इसमें कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स ये किन से फूड बनाते हैं? नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स में अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। जैसे वाटर में स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और एल्गी, रूटेड भी प्लांट्स पाए जाते हैं। लार्ज फ्लोटिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स का कार्य करते हैं। और इसके अलावा ग्रासलैंड में जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रास, फॉरेस्ट में ट्रीज, एटसेट्रा। अब दूसरी कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स में कंज्यूमर्स। ये प्रोड्यूसर्स उत्पादक और कंज्यूमर्स उपभोक्ता। कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और ये फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और इनको मैक्रो कंज्यूमर्स और फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। फैगोट्रॉप्स कंज्यूमर्स कंज्यूम्स प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनमें जो हर्बीवोर्स होते हैं
प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। और इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसके इनमें जो हैं एग्जांपल डियर, रैबिट, रैट, एटसेट्रा। बर्ड्स इंसेक्ट्स वो भी कंज्यूम करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में उनको नहीं रख सकते हैं। हर्बीवोर्स में डियर, रैबिट, रैट एटसेट्रा, काऊ। इसके अलावा किसी पॉन्ड में देखेंगे तो पॉन्ड में प्रोटोजोअन्स, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क एटसेट्रा प्राइमरी कंज्यूमर का कार्य करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या हर्बीवोर्स, इनको कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इनको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। जैसे ये हर्बीवोर्स एनिमल्स को कंज्यूम्स करते हैं, जैसे वॉल्स, डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेस एटसेट्रा। इसके अलावा अब टर्शरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कार्निवोर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स। एग्जाम्पल लॉइन, जो किसको खाता है, वॉल्व्स, कैटल, डियर एटसेट्रा। इन सबको जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स को। इसके बाद है थर्ड डिकम्पोजर्स। थर्ड कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट्स का जो थर्ड है कंपोनेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ये किस पे फीड करते हैं, डेड, डिकेइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो मृत कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं डेड, डिकेइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के होते हैं, इनको ये डिकम्पोज करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, सब्सटेंसेस और मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर से इसको एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं यूज़ करने के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं। और फिर इनसे ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको यूज़ करके ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो डेड मटेरियल होता है इससे ही
कुछ कार्बोहाइड्रेट को अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम ये कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको फूड के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं ये बहुत अधिक मात्रा में फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये मैक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। नेचर में अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इकट्ठा हो, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे नेचर में, तो डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इतना इकट्ठा हो जाएगा कि इनका अंबार ही लग जाएगा और वातावरण में आवश्यक जो मटेरियल चाहिए ग्रीन प्लांट्स को, सिंपल अनऑर्गेनिक सब्सटेंस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और जो लाइफ साइकिल है जितने भी काम कर रहे हैं सब रुक जाएंगे, इसलिए डिकम्पोजर्स का होना जरूरी। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इन सब कंपोनेंट्स का अपना अपना रोल है और इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए इन सब कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है।